नमस्ते। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टडी अब्रॉड जो प्रोसीजर है वो कैसे रहता है, और स्पेशली एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से जो रिलेटेड मास्टर प्रोग्राम है उनके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ में देखेंगे कि इसमें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेक्शन कमेटी है उनका क्या प्रोसीजर रहता है जब वो किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, तो वो क्या क्या स्टेप्स वो यूज़ करते हैं, तो उनको लेके भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो मास्टर प्रोग्राम है तो उसको आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो यहाँ पे कि कुछ जगह तो प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हो और फिर उसके बाद में आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन का रिजल्ट आता है। लेकिन कई बार जैसे कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर यूएस में जो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम जो रहते हैं उसमें आपको सबसे पहले प्रोफेसर को कांटेक्ट करना रहता है, और अगर प्रोफेसर आपको मतलब ग्रीन सिग्नल दे देता है और बोल देता है कि आप मतलब फॉर्मली तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट को अप्लाई करो और मैं आपको मतलब सुपरवाइज करने के लिए तैयार हूँ, तो वो अलग तरीका रहता है। हम यहाँ पे जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर रहता है, जैसे जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितनी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या इवन कनाडा और यूएस में भी अगर बात करें, जो कोर्स बेस्ड प्रोग्राम जो रहते हैं उनमें ये प्रोसीजर अप्लाई होता है, तो उसको हम देखेंगे अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली जो बात आती है, सबसे पहला काम होता है वो प्रोग्राम सिलेक्शन का रहता है। तो जब भी हम यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए या स्टडी अब्रॉड के लिए हम प्लान करते हैं, तो हम प्रोग्राम सेलेक्ट करना हमारा जो पहला माइलस्टोन कह लो या फिर यूं कहो कि जो पहला मेजर जो स्टेप हम इसमें रहता है। कई सारे प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, एक सिंगल प्रोग्राम नहीं, कई सारे प्रोग्राम हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे 5, 7, 10 आई थिंक इनफ है, मतलब 10 प्रोग्राम बहुत होते हैं। अगर आप इनमें सही तरीके से 10 प्रोग्राम यानी कि अगर आप अपने लिए सही से सेलेक्ट कर लेते हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से और फिर उसके बाद में अप्लाई कर देते तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी प्रोग्राम से एडमिशन लेटर आ जाता है। हम यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, किन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो क्यूएस रैंकिंग में या शंघाई रैंकिंग या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, दे रियली स्टैंड हाई इन दिस ग्लोबल रैंकिंग, और एकेडमिक लेवल में भी और रिसर्च लेवल में भी ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही अच्छे लेवल पे रहती हैं। और उसी एकेडमिक और रिसर्च के जो इवैल्यूएशन है उसी के बेसिस पे इनको मतलब अच्छी मतलब पोजीशन रहती है। जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें इनकी अच्छी पोजीशन रहती है। और भी क्राइटेरियाज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है और स्टूडेंट फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। बट मेनली अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट में ये दो चीज़ें ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं, पहली आपका एकेडमिक्स और दूसरा फिर उसके बाद में रिसर्च जो से सराउंडिंग जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उन चीज़ों को लेके। तो हम बात कर रहे थे प्रोग्राम जो प्रोसीजर है उसमें, तो सबसे जो पहला पार्ट रहता है आप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो, तो 5 से 10 प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद में आप उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हो। डॉक्यूमेंटेशन में अलग अलग तरीके का डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल सकता है, और जैसे कि अगर मतलब बड़े नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उनकी अगर बात करें जो सभी में ही अप्लाई होते हैं, जैसे आपको LOR मिल सकते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस मिल सकते हैं, वो आपको देने रहते हैं। फिर आपके जो एकेडमिक्स में वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, और आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट है, कई बार प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता है, कई बार ओरिजिनल चाहिए तो आप ओरिजिनल में भी हो सकता है, कई बार बाद में दे दो उनको। तो डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसक्रिप्ट होगी आपकी, फिर उसके बाद में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आपको कुछ यहाँ पे प्रूव करना रहता है कि आपके जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा उस प्रोग्राम के लिए, तो उस लैंग्वेज में आपकी मतलब अच्छी प्रोफिशिएंसी लेवल है और आप उसमें मतलब अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ पे मतलब नॉर्मली हम लोगों को डाउट रहता है कि कोई आइल्स के बेसिस पे या PTE और इस तरीके से जो टेस्ट रहते हैं उसके बेसिस पे बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो इन इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं होता है। ये इंस्टीट्यूट आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपकी जो प्रोफाइल है उस पर जिस चीज़ पे वो ध्यान देते हैं वो इंग्लिश नहीं होती, वो आपके अपने सब्जेक्ट में कितनी कमांड है
वो चीज़ होती है, और आप फ्यूचर में क्या करने के पोटेंशियल हो इस सब्जेक्ट में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो ये चीज़ देखते हैं कि आप अगर इन फ्यूचर इस सब्जेक्ट को लेके या मतलब सोसाइटी को लेके कुछ कंट्रीब्यूट अगर आप कर सकते हो, तो वो उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं जब वो आपको सेलेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे। तो इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का इंग्लिश है तो डेफिनेट सी बात है कि आप बात कैसे करोगे। अगर मतलब कोई अपने यहाँ पे लोकल कोई बाहर से पर्सन आ जाए, उसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती हो या हिंदी या जो भी हम यहाँ पे बोलते हैं वो नहीं आती हो, तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, कितना ही ज्ञान वाला पर्सन हो वो, तो हमसे वो कोई भी मतलब नॉलेज एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज हमें नहीं आती और हमारी लैंग्वेज उसे नहीं आती। तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी जरूरी है। इस वजह से ये जो टेस्ट जो रहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के, वो मतलब जरूरी होते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया या सिलेक्शन का बेसिस नहीं होते हैं। तो हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन को लेके। तो डॉक्यूमेंटेशन में एकेडमिक्स में जैसे डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसक्रिप्ट होगी, फिर उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, और कभी कभी हम ये चीज़ बाद में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जब हमारा मतलब कंडीशनल लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी से, तब भी आप उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है वो दे सकते हो। कुछ प्रोग्राम में है, बट यहाँ सजेशन यही रहेगी आपको कि आप इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि बहुत कम हो जाएगी आपके पास में मतलब चॉइस यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की, अगर आपके पास में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी एप्लीकेशन को देखेंगी ही नहीं अगर आपके पास में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट नहीं। बाद में आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या कई बार मोटिवेशन लेटर भी बोल देते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली मैं प्रोग्राम स्पेसिफिक कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्स अलग अलग चाहिए होते हैं। ये तो जनरल डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने बता दिए अभी, ये तो चाहिए ही होते हैं। फिर जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ मतलब या कुछ प्रोग्राम में आपको एक बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट पूछ रखा था उन्होंने, कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन कर रखे होते हैं उन्होंने, तो वो आपको भेजते हैं, तो उनका कुछ मतलब अलग प्रोसीजर है आपको इवेलुएट करने का। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे रिसर्च स्टेटमेंट या छोटा मतलब रिसर्च प्रपोजल टाइप में मतलब ब्रीफ में आपसे वो यूनिवर्सिटी मांगे, तो वो देखना चाहते हैं कि आप मतलब रिसर्च को लेके आपका क्या ओरिएंटेशन है, तो ये चीज़ भी पूछ सकती है। और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, वो भी एक इनसे मतलब डॉक्यूमेंट मिलता जुलता है इनसे, लेकिन फिर भी वो मतलब क्रॉस चेक करने के लिए और मतलब अपने उनके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में वो पूछते हैं। और जो लैंडस्केप आर्किटेक्चर या लैंडस्केप डिज़ाइनिंग रिलेटेड जो प्रोग्राम रहते हैं, उनमें आपको पोर्टफोलियो के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कि वो पोर्टफोलियो आपसे ज़रूर मांगेंगे, तो वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी का है और किस तरीके से आपने पास्ट में जो क्रिएटिविटी के थ्रू कोई मतलब लैंडस्केप आर्किटेक्चर और लैंडस्केप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क किया है। या इवन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा भी वर्क हो जिसमें क्रिएटिविटी मतलब चाहिए हो, और भले ही वो लैंडस्केप डिज़ाइनिंग या हॉर्टिकल्चर या मतलब इस तरीके की जो रिलेवेंट अपना टॉपिक सब्जेक्ट है उससे रिलेवेंट ना हो। इवन कुकिंग भी हो सकता है, सिंगिंग और म्यूज़िक कंपोजिशन हो गया, कोई भी आपका मतलब इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसमें वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हो, तो वो चीज़ें भी वो पूछी जाती हैं उसमें, मतलब पोर्टफोलियो के नाम से ये डॉक्यूमेंट रहता है। इसके अलावा भी मतलब प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है, कुछ डॉक्यूमेंट वो पूछ लेते हैं, बट मेनली ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेजर डॉक्यूमेंट्स जो है हमने भी बात की तो यही होते हैं। सीवी भी हो जाता है, जो करिकुलम विटाए या रिज्यूम जिसको आप बोल लो वो होता है, या फिर कई बार पासपोर्ट वगैरह भी आपसे मांग लेते हैं कि आप इसमें अप्लाई करो, कई बार रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रूफ है वो भी मांग लेते हैं। बट मेजर जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं अभी, और कुछ डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है कि यहाँ पे छूट जाएं, तो वो थोड़े प्रोग्राम स्पेसिफिक हो, तो वो आपको वहाँ पे जब प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हो तो तब आपको पता चलता है कि मुझे इस प्रोग्राम में ये डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हो गया आपका पहला काम, हमने प्रोग्राम सिलेक्शन किया, 5 से 10 प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिए, ऐसे प्रोग्राम जो हमारे चॉइसेस के हिसाब से हैं और जिसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, हमें लगता है कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद में इनका हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, हमने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देख लिए, और अब फिर उसके बाद में हम यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं।
तो अप्लाई जब आप करते हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको फ़ीस पे करनी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको फ़ीस नहीं पे करनी होती, और कुछ जगह ऐसा भी होता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेके किसी थर्ड पोर्टल के थ्रू लेती है। जैसे जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो वो यूनी असिस्ट के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, डायरेक्ट भी लेते हैं वो। बहुत सारे प्रोग्राम्स में डायरेक्ट एप्लीकेशन रहती है, जैसे आईपैप है, एग्रीकल्चर वालों के लिए अगर बात करें आईपैप हो गया, या फिर जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया हमारा, या जैसे होएनहाइम में क्रॉप साइंसेज है, जो सीड साइंसेज हो, प्लांट ब्रीडिंग में स्पेशलाइजेशन वाला प्रोग्राम है। एक और भी प्रोग्राम है इसी में ही, वो थोड़ा इसे क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेवेंट है, मतलब न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेवेंट है। तो ये प्रोग्राम हो गए जैसे, या फिर और भी मतलब काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करती है। इस तरीके के भी केसेस हैं, जैसे टीयू ड्रेसडेन की बात करें, और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं मेरे नॉलेज में। तो वो आपसे कहेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना, पोस्ट करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स को, और फिर उसके बाद में वो इवेलुएट करेंगे आपको कि मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है इनका। और तो ये तीन तरीके मतलब प्रैक्टिकली अगर देखें तो देखने को आपको मिलेंगे। एक तो अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन इस तरीके से भी दो देख सकते हैं, और ऑनलाइन में दो तरीके हो सकते हैं, फर्दर अपन उनको बाइफरकेट कर सकते हैं कि एक तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, और एक थर्ड पार्टी के थ्रू आप मतलब थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे यूनी असिस्ट मैंने जो बताया उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। दूसरी कंट्रीज में भी इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एप्लीकेशन होगी, और ये जो सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट जो रहता है वो यहीं तक था, और इसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम, जो हम डिजायर्ड आउटकम जो चाहते हैं वो रहता है वहाँ से हमें ऑफर मिल जाए ना, अनकंडीशनल हमें एडमिशन लेटर या अनकंडीशनल ऑफर मिल जाए इन पब्लिक यूनिवर्सिटी से। तो मतलब बाकी का प्रोसीजर जो है वो बहुत ईजी होता है। इसके बाद मतलब एज कम्पेयर टू ये मतलब सबसे हार्ड टफ, या फिर यूं को टफ जो स्टेप था, जो मेजर मतलब यूं कह सकते हो कि आधे से ज़्यादा मतलब जो विक्ट्री है वो आपने कंप्लीट कर ली यहाँ पे। आधे से ज़्यादा जो मतलब क्या बोल सकते हो आप कि अकम्पलिशमेंट हो चुका है आपका वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी एजुकेशन को एक्सेस के लिए। तो इसके बाद में जैसे आपके पास में एडमिशन लेटर आता है, फिर तीन अलग अलग चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एक तो आपका यूनिवर्सिटी के साथ में एनरोलमेंट के लिए कम्युनिकेशन रहता है, आपको यूनिवर्सिटी के लिए एनरोल करना है अभी, और एनरोलमेंट में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वो यूनिवर्सिटी पूछती है, और साथ में आपको फीस पे करना रहता है, सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो बहुत ही मिनिमम सी अमाउंट होती है कि मतलब इससे ज़्यादा तो अपने इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में अपने मास्टर्स की फ़ीस जो रहती है वो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में कम है, मतलब इंडिया में अपने ज़्यादा है वो। तो मतलब 20,000, 25,000, 30,000, ये इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो इतना का आपको पे करना होता है, यानी कि लगभग 250-300 यूरो के आसपास आपको पे करना रहता है। सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन असल में वो कोई ट्यूशन फीस या उस तरीके से नहीं है, मतलब सही देखा जाए। और इस सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन में भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं वो। कैसे? आपको लाइब्रेरी की एक्सेस होती है, आपको स्पोर्ट्स सेंटर की एक्सेस होती है, फिर उसके बाद में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपको, तो वो बस वगैरह और ट्रेन वगैरह इन सब की एक्सेस रहती है। आप मतलब कितना घूमो फिरो इधर, तो कोई पूछने वाला नहीं आपसे भी आप बेबस में 10 चक्कर मारे हैं या 15 मारे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। तो मतलब जितना आप उसमें पे कर रहे हो उससे ज़्यादा आप वहाँ से आपको वो उसका वैल्यू दे देंगे, और जो एजुकेशन आपकी वो तो फ्री है ही। फिर तो एनरोलमेंट को लेके बात चल रही थी। एडमिशन के बाद में जो यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा स्टेप है वो एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे आप फीस पे करते हो, फिर उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी जो आपसे मांगती है आप उनको सबमिट करते हो, और साथ ही साथ में जो यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल जो रहते हैं आप वहाँ पे मतलब रजिस्टर करते हो। अभी जो ई कैंपस है या इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सिस्टम्स जो रहते हैं, और ऑनलाइन जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो रहते हैं उसमें आप रजिस्टर करते हो, ताकि आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसका पता रहता है, और कौन से प्रोग्राम अभी अवेलेबल हैं, कौन से इलेक्टिव ट्रैक्स अवेलेबल हैं, और आज कौन कौन से लेक्चर हैं, ये सारी चीज़ें आप आपको उस पोर्टल पे मिलती हैं। तो उसके लिए आप रजिस्टर करते हो। तो ये यहाँ आपका यूनिवर्सिटी के साथ में
प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब साथ ही साथ में जैसे एडमिशन लेटर मिलता है आपको, आप साथ साथ में वीज़ा के लिए भी वर्क करना शुरू कर देते हो। तो वीज़ा में जैसे आप वीज़ा अपॉइंटमेंट है या फिर उसके बाद में वीज़ा का चेकलिस्ट लेते हो आप, अलग अलग जो डॉक्यूमेंट उसमें पूछ रखे होते हैं और वो भी आपको कंप्लीट करने थे। डॉक्यूमेंट काफ़ी लंबी लिस्ट होती है वीज़ा के लिए भी, लेकिन वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में और जो यूनिवर्सिटी एडमिशन है उसके डॉक्यूमेंट्स में एक बेसिक सा फ़र्क रहता है। वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा मैनेजमेंट का अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट उनको सही से चाहिए होता है, यानी कि टाइम से आपको अप्लाई करना अपॉइंटमेंट के लिए, टाइम से रिप्लाई कर देना फिर उनको यूनिवर्सिटीज़ को, या सॉरी वीज़ा के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ब्लॉक अकाउंट है, अगर जर्मन यूनिवर्सिटी के केसेस में देखें तो ब्लॉक अकाउंट है जैसे, तो आपको फंड्स का अरेंजमेंट करना और फिर उसके बाद में अप्लाई करना, जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो उनको प्रोवाइड कर देना। तो ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का खेल ज़्यादा रहता है वीज़ा वाले जो सेगमेंट है। और जो यूनिवर्सिटी एडमिशन है उसमें टाइम मैनेजमेंट तो है ही, डेडलाइंस तो आपको मैनेज करनी ही है। हालांकि उसमें एक ही डेडलाइन होती है भी आपको यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने की, वो तो मैनेज करनी ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट की क्वालिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, आपकी प्रोफाइल का और डॉक्यूमेंट की क्वालिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसमें वहाँ पे रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर बात करें तो रिजेक्शन के चांसेस आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन में ज़्यादा मिलेंगे, और वीज़ा में आपको रिजेक्शन के मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब 90% तक या मतलब अबो 90% तक आपके वीज़ा के सक्सेस चांसेस रहते हैं। और अगर आप सही से डॉक्यूमेंट जो जो मांग रखे हैं उन्होंने सही से बना के उनको ले जाओ, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और उनको दे दो, और आपका वीज़ा मतलब ऑलमोस्ट क्लियर ही है, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। देन वीज़ा में अगर मतलब जर्मन वीज़ा के लिए अगर लिस्ट देखें तो क्या रहता है, उसमें मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स को लेके बात करें, उसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका, फिर उसके बाद में मोटिवेशन लेटर रहेगा, कवर लेटर रहेगा, सीवी रहेगा, और फिर उसके बाद में ब्लॉक अकाउंट रहेगा आपका, और यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर रहेगा, आपके जो जितने भी एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ की, बैचलर वाले, मैं मास्टर वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आपसे मतलब वो चेक करेंगे, और 2 सेट उसके आपको बना के लेके जाने होंगे। तो ये मतलब इसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपको तैयार करने होते हैं। तो ये वीज़ा का भी पार्ट हो गया, यानी कि यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद में हमने एनरोलमेंट और वीज़ा इन दोनों को साथ साथ में शुरू करना है, और ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइम से ख़त्म होंगे कि डॉक्यूमेंट सबमिशन और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट थोड़ा पहले हो जाएगा, और जो वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो यूजुअली थोड़ा सा मतलब टाइम ले लेता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट वगैरह लेने में टाइम लग जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देन उसके बाद में एक थर्ड और स्टेप आपका साथ साथ में चलता रहता है अकोमोडेशन को लेके, और बहुत सारी जगह तो अकोमोडेशन आपके वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे वीज़ा के लिए मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो अकोमोडेशन इतना सीरियस पार्ट नहीं होता, सिर्फ आपने कुछ अगर कहीं बुकिंग वगैरह कर रखा है अकोमोडेशन के लिए, अप्लाई कर रखा है, तो वो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो तब उससे काम नहीं चलने वाला है, आपके पास में वास्तव में फिजिकली होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी तो रह पाओगे वहाँ जाके। तो उसके लिए भी तभी मैंने इसको थोड़ा सा अलग से सेगमेंट में रखा कि अकोमोडेशन पे आपको काम करने की ज़रूरत रहती है। कुछ सिटीज़ में आपको अकोमोडेशन जल्दी मिल जाता है, कई जगह आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, या यूँ को थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, पता करना पड़ता है इधर उधर कि अलग अलग फेसबुक ग्रुप है या सोशल मीडिया ग्रुप है या यूनिवर्सिटी है, उनकी तरफ से भी कई बार फैसिलिटी रहती है, तो भी वो आपको हेल्प करते हैं अकोमोडेशन ढूंढने में। जैसे गोटिंगन यूनिवर्सिटी बहुत हेल्प करती है इस चीज़ में, इस बार हमने एक्सपीरियंस किया है कई स्टूडेंट्स के साथ में। और जैसे ड्रेसडन है या बाकी और कुछ सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे इतना मतलब है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है अकोमोडेशन का, बहुत इजीली हमें मिल गया वहाँ पे अकोमोडेशन। तो अलग अलग है मतलब। और या फिर जैसे यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की अगर बात करें तो वहाँ पे भी अकोमोडेशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है स्टूडेंट को। तो डिपेंड करता है, मतलब सिटी टू सिटी डिपेंड करेगी ये चीज़। और लेकिन आपको इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, जैसे एडमिशन हो गया आपका तो अकोमोडेशन पे काम करना भी साथ साथ में शुरू कर दो। प्रायोरिटी उस टाइम में आपकी जो रहेगी एनरोलमेंट
और वीज़ा को लेके, और लेकिन साथ साथ में अकोमोडेशन पे भी काम करते रहो, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप पहुंचो और आपके पास में कुछ हो ना रहने के लिए, फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, फिर आप ज़्यादा पैसे पे करके और मतलब अपने लिए अकोमोडेशन और ये सब कुछ ढूंढना शुरू करते हो, तो वो ठीक नहीं लगता। तो ये बेसिकली हमने देखा कि इस तरीके से ये प्रोसीजर रहता है। और अब आप मतलब यहाँ से फ़्लाइट वगैरह बुक करते हो और आप पहुँच गए आपके डेस्टिनेशन कंट्री में, और वहाँ पे आपकी सिटी जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो आप करते हो वहाँ पे, और फिर उसके बाद में आप अपना जो एजुकेशन है और जो अपनी पढ़ाई है वो शुरू कर देते हो, स्टडी अपनी शुरू कर देते हो। और इस तरीके से ये प्रोसेस रहती है आपकी स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक, कि किस तरीके से आप वर्ल्ड क्लास जो एजुकेशन है उसको एक्सेस कर सकते हो, प्रोग्राम सिलेक्शन से लेके और लास्ट में वहाँ पहुँचने तक को लेके हमने बात की। और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर और सवाल को लेके आएंगे, स्कॉलरशिप से रिलेटेड हम जो और जो फंडिंग जो रहती है उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा उसमें कि क्या क्या फंडिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं और कितना एक्सपेंसेस मतलब लग जाता है जब हम बात करते हैं इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए मास्टर प्रोग्राम में, तो कितना आपको खर्चा मतलब हो जाएगा आपका, या कितना आपका बजट होना चाहिए, और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ताकि जो बर्डन है वो आपके पेरेंट्स की पॉकेट पे कम हो, तो उनको लेके भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद आपने यहाँ तक वीडियो को सुना है, तो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को शेयर करो, जो एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, फॉरेस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जिनकी अच्छी प्रोफाइल है, और उनके साथ में ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको पता चल सके कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर है स्टडी अब्रॉड का, और जो ये टॉप क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ है इनको किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, उनको भी पता चले और वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अवेल कर सके। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वेबसाइट पे जाके और आप उनसे क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछ सकते हो, और हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा आपको। धन्यवाद।